हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कल अपन ने पढ़ा क्या, मौलिक अधिकार भाग 3 में अपन पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार में आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी, क्षमस्व शोध करना है शिक्षा सर्वे पर। तो अपन आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम का मतलब क्या था, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। और उसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? अनुच्छेद 14 से 18। और कल अपन ने अनुच्छेद कौन कौन से पढ़े? 12 व 13। 12 में क्या था? राज्य की परिभाषा या डेफिनेशन। और 13 में क्या था? न्यायिक पुनरावलोकन, जो क्या है सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है संविधान का। ठीक है, तो आज अपन सम से क्या पढ़ेंगे? पहले समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। और ये कितने से कितने अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। किसमें? अनुच्छेद 14 से 18 में क्या उल्लेखित है? समानता का अधिकार। तो इन 14 से 18 अनुच्छेद के लिए भी एक ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक याद कर लोगे तो आपको 14 से 18 के बीच के जो भी अनुच्छेद हैं वो क्या हो जाएंगे? याद। तो उसकी ट्रिक है विभेलो। क्या? विभेलो अस्पृश्यता। क्या? अस्पृश्यता की उपाधियों का अंत। की उपाधियों का अंत। ठीक है, ये ट्रिक होगी। अब समझो इससे क्या क्या होगा। वी से हो गया विधि के समक्ष समानता। इससे क्या होगा? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या? समानता। और ये अनुच्छेद कौन सा होगा? ये अनुच्छेद होगा 14। कौन सा होगा? अनुच्छेद 14। अब बे से क्या बनेगा? भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद नंबर 15। कौन सा है? ये है अनुच्छेद नंबर 15, जिसमें क्या उल्लेखित है? भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इसमें लोक नियोजन। क्या? लोक नियोजन। लोक नियोजन क्या होता है? सरकारी नौकरी में जो आरक्षण प्रदान है या जो उल्लेखित है, ये कितने में है? अनुच्छेद नंबर 16। 16 में क्या है? लोक नियोजन के अवसर। अब रह गया आगे अस्पृश्यता, मतलब अस्पृश्यता का अंत। और ये कितने में है? अनुच्छेद नंबर 17 में। अनुच्छेद नंबर 17 में क्या उल्लेखित है? अस्पृश्यता का अंत। और उपाधियों से क्या होगा? उपाधियों का अंत। किसका अंत? उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। किस किस को छोड़कर? दो एक्सेप्शन है इसमें। सेना और शिक्षा को छोड़कर अपन क्या किसी उपाधि का उपयोग नहीं कर सकते। और वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं? सेना और शिक्षा। सेना व शिक्षा, इनमें अपन उपाधि का उपयोग कर सकते हैं। बाकी किसी भी सेक्टर में अपन उपाधि नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ट्रिक क्या रहेगी? वी भेलो अस्पृश्यता की उपाधियों का अंत। अब वी से हो गया विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 14। बे से होगा भेदभाव नहीं होगा, अनुच्छेद 15। लो से हो गया लोक नियोजन, अनुच्छेद 16। अस्पृश्यता का अंत 17 में। और उपाधियों का अंत किसको छोड़कर? सेना व शिक्षा को छोड़कर। वो कितने में होगा? अनुच्छेद नंबर 18 में। कितने में होगा ये? अनुच्छेद 18 में इसका उल्लेख होगा। किसमें? अनुच्छेद नंबर 18 में। अब अपन स्टार्टिंग में पढ़ेंगे किसकी? विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद नंबर 14 पढ़ेंगे। अब कौन सा पढ़ेंगे? अनुच्छेद नंबर 14। इसमें क्या उल्लेखित है? विधि के समक्ष समानता। ये कहां से लिया गया है? ये ली गई है ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। क्या लिया गया है? विधि के समक्ष समानता। और एक है विधि के समक्ष संरक्षण। क्या? विधि के समक्ष संरक्षण। और ये कहां से लिया गया है? ये अमेरिका से।
क्या? विधि के समक्ष संरक्षण संरक्षण। और ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका। अब दोनों बातों में अंतर समझो कि विधि के समक्ष समानता कानून की नजर में सभी के समान है। क्या? समान है। दूसरे के विधि के समक्ष संरक्षण, सभी के लिए समान संरक्षण किए गए हैं, समान अधिकार दिए गए हैं सभी को। एक संरक्षण का मतलब समझते हो क्या होता है? संरक्षण का मतलब वो है होता है सभी को एक समान नजर से देखा जाना, एक ही प्रकार की सुख सुविधाएं सभी को उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। अब इससे आगे अपन पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समानता है, मतलब कानून की नजर में सभी के एक समान है, पर इसके लिए कुछ अपवाद हैं। क्या? कुछ अपवाद हैं। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति व राज्यपाल, क्या? राष्ट्रपति व राज्यपाल दो गए, इसमें अपवाद हैं। राष्ट्रपति व राज्यपाल के पद पे होते हुए किसी भी न्यायालय में इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये विधि के समक्ष समानता का क्या है? अपवाद है। क्या? अपवाद है। और राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ क्या जारी नहीं किया जा सकता? एक परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। और इनके पद पे रहते हुए क्या नहीं कर सकते अपन? इनके खिलाफ वाद दायर नहीं कर सकते या न्यायालय में कोई भी केस नहीं कर सकते। समझ रहे हो बात? अब इससे आगे कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे विदेशी राजदूत नहीं होते, राजदूत जो अपने देश में रहते हैं, उनको भी कुछ विशेष छूट दी गई है। क्या? विशेष छूट दी गई है। और संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी जितनी भी एजेंसियां हैं, ये जितनी एजेंसियां नहीं होती सुरक्षा के लिए, एनआईए वगैरह और जितनी भी होती हैं, तो इनको भी विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, वो इन सब से क्या है? अलग है। क्या है? अलग है। भारतीय न्यायालयों में इसे मुक्ति प्राप्त है, क्योंकि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, तो क्या क्या हुआ? पहले मैंने बताया कि राष्ट्रपति के खिलाफ या राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं कर सकते, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पे रहते हुए उन पे क्या नहीं कर सकते अपन? कोई वाद दायर नहीं कर सकते। और कुछ देखो, जो विदेशी राजदूत होते हैं, जननायक होते हैं, या फिर बताया था आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ व उनकी जितनी भी एजेंसियां होती हैं, उनके खिलाफ अपन किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। ये क्या है? ये विधि के समक्ष समानता का क्या है? अपवाद है। क्या? अपवाद। तो लिखो, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता का अपवाद क्या है? देखो, एक नंबर के राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ, राष्ट्रपति व राज्यपाल के खिलाफ क्या नहीं कर सकते? परमादेश जारी नहीं कर सकते। यानी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं कर सकते कि उनको बाध्य कर दें करने के लिए, उनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं हो सकता। राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पे रहते हुए, राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पे रहते, इन पे क्या नहीं, किसी भी न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकते। वाद का मतलब समझ रहे हो? कोई केस नहीं कर सकते, वाद दायर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? इनके खिलाफ कोई भी वाद दायर नहीं कर सकते। और एक जैसे विदेशी राजनयिकों, देखो क्या था, विदेशी राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी एजेंसियां हैं, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां, जो सुरक्षा एजेंसियां नहीं होती, उनको क्या है? उनको न्यायालय से मुक्ति है, न्यायालय से मुक्ति प्राप्त है, अर्थात इनके खिलाफ भी कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? कोई भी किसी प्रकार का इनके खिलाफ वाद दायर नहीं किया जा सकता। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? विधि के समक्ष जो समानता है उसके क्या है? अपवाद है।
क्या है, अपवाद है। अब आगे एक अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन, अनुच्छेद 105। क्या, अनुच्छेद 105, ये एक्सेप्शन है किसके, विधि के समक्ष समानता के। इसमें जो सांसद नहीं होते क्या, संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 105 में क्या है, या फिर संसद के जो सदस्य हैं उनको विशेषाधिकार प्राप्त है, तो वो किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है, अनुच्छेद 105। संसद के सदस्यों को क्या है, विशेषाधिकार, संसद के सदस्यों को क्या प्राप्त है, विशेष अधिकार, यानी विशेषाधिकार, इनके लिए स्पेशल प्रावधान किए, कुछ विशेष अधिकार बनाए गए हैं, किसके लिए, संसद के सदस्यों के लिए। अब आता है एक अनुच्छेद 194, क्या, अनुच्छेद 194, जिसमें क्या किया गया है, विधायकों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं, किसको, विधायकों को। ये कौन सा है, अनुच्छेद 194, विधायकों को विशेषाधिकार, किसको, विधायकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, किनको दिए गए हैं, विधायकों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। 105 में क्या किया गया है, संसद के सदस्य या सांसदों को, और अनुच्छेद 194 में विधायकों को क्या किया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। अब आता है अनुच्छेद 361 कै, अनुच्छेद 361 कै, जिसमें क्या किया गया है, जितनी भी अपनी मीडिया है या पत्रकारिता है उसको क्या, विशेष अधिकार प्राप्त है, किसमें, अनुच्छेद 193 कै में, किसमें, सॉरी अनुच्छेद 361 कै में, किसमें, अनुच्छेद 361 कै में मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है, क्या, मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है, अनुच्छेद 361 किसमें, कै में, मीडिया को विशेषाधिकार प्राप्त है, मीडिया को विशेषाधिकार, यानी इनको भी कुछ विशेष अधिकार हैं जिसके तहत इनको अपन क्या नहीं, गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई, 105 में सांसद को विशेषाधिकार प्राप्त है, 194 में विधायकों को, और 361 कै में मीडिया को। मीडिया क्या है, एक प्रकार से स्वतंत्र है। अब अपन ने क्या, विधि के समक्ष समानता के अपन ने अपवाद पढ़े। अगला क्या था, वी भे, भे मतलब भेदभाव नहीं होगा, वो कौन से में था, अनुच्छेद 15 में। अब बात करेंगे अपन किसकी, अनुच्छेद नंबर 15 की, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या उल्लेखित है, वी भे, भे मतलब भेदभाव नहीं होगा, किसी के साथ धर्म, लिंग, जाति, स्थान विशेष के आधार पे क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस में उल्लेखित है, ये अनुच्छेद नंबर 15 में उल्लेखित है। क्या है, किसी के साथ धर्म, मूल, वंश व जाति के आधार पर, धर्म, मूल, वंश व जाति के आधार पर क्या नहीं कर सकते, आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते, किसमें, अनुच्छेद 15 में। क्या, किसी भी व्यक्ति के साथ अपन धर्म, उसके धर्म के आधार पे, ये किसी और धर्म का है, ये किसी और मूल का है, किसी और वंश से बिलोंग करता है, ये सब बातें कह के अपन उसके साथ क्या नहीं कर सकते, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। ये किस में उल्लेखित है, अनुच्छेद 15 में। और इसके आगे है अनुच्छेद 15(2) या 6। इसमें क्या उल्लेखित है कि राज्य के साथ साथ जो निजी क्षेत्र होते हैं ना, देखो मेरी बात समझो, राज्य के साथ जो निजी क्षेत्र होते हैं, जैसे कोई निजी कंपनी हो गई, कोई होटल वगैरह हो गया, कोई खुद का कोई संस्थान हो गया, या फिर मान लो कोई मनोरंजन के साधन हो गए, जैसे कोई थिएटर वगैरह हो गए, या फिर अपनी कोई पर्सनल दुकान है, तो उसके अंदर जैसे कोई गरीब व्यक्ति जाता है और उसके साथ भेदभाव हो गया, कोई दुकान पे आ गया, उसको बैठाया, जो अमीर दिख रहा है उसको बैठा दिया, और कोई गरीब उसको कह दिया कि चल तू निकल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो। इसका मतलब ये है कि 15(2) में ये उल्लेखित किया गया है कि जो निजी संपत्ति है या जो निजी जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं, उसमें भी किसी गरीब व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। समझ रहे हो मेरी बात, किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं हो सकता, निजी संस्थानों में भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो राज्य के साथ साथ इसमें लिखो 15(2) में, राज्य के साथ साथ
निजी संस्थानों में भी भेदभाव नहीं होगा। निजी संस्थानों का मतलब समझो क्या होती हैं, जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई दुकान हो गई, जैसे कोई मनोरंजन के साधन जैसे थिएटर वगैरह हो गए, या फिर कोई होटल मान लो। अगर उसमें कोई गरीब व्यक्ति जाता है तो ऐसा नहीं होता कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा या उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ठीक है, सभी को क्या है, समान अवसर प्रदान है। तो 15(2) में क्या कहा है कि जितने भी निजी संस्थान है या खुद के जो पर्सनल संसाधन है उसमें भी किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो क्या है, उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अब 15(3) अनुच्छेद 15(3) या ग में बात करते हैं कि राज्य क्या, राज्य सरकार अगर बच्चों व महिलाओं के लिए, किसके लिए? बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान कर सकती है। क्या कर सकती है? अगर कोई भी सरकार है, जैसे अपनी राजस्थान की सरकार है, अगर वो चाहे कि छोटे बच्चे या महिलाओं को वो कोई विशेष अधिकार दें या उनके लिए कोई ऐसी योजना लेके आए, तो उसको वो मना नहीं कर सकते, कोई भी उसको टाल नहीं सकता। समझ रहे हो बात? तो इसमें क्या है, राज्यों को इसमें उल्लेख है कि राज्यों को या राज्य सरकार को, समझ गए, को अधिकार प्राप्त है कि बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। किसके लिए? बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। ये किस में उल्लेख है? भाग 3 के अनुच्छेद 15(3) में या ग में क्या उल्लेखित है कि राज्य सरकार बच्चों या महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। अब 15(4) में क्या, भाग 15(4) में उल्लेखित है कि शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, क्या शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए क्या किया गया है? विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष छूट का प्रावधान किया गया है। वो किस में है? अनुच्छेद 15(4) में। और ये कौन सा संविधान संशोधन है? पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कब हुआ? 1951। इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं या विशेष छूट दी गई है किनको? जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए प्रावधान किया गया है। किसमें? 15(4) में। तो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण 15(4) में क्या है? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत? पहला संविधान संशोधन। कौन सा? फर्स्ट संविधान संशोधन, जो कब हुआ? 1951 में। कब हुआ? ये हुआ था 1951 में। कब हुआ? ये हुआ था 1951 में। इसके तहत प्रावधान किया गया कि जो भी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेते हैं उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाए। आगे बात समझ में? इसमें है ना, एक बात नोट लगा के लिखो कि उच्च शिक्षण संस्थान है ना, वो इसके दायरे में नहीं आते। वो अपने इसके बाद 15 के 5 में पढ़ेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान इसके दायरे से बाहर हैं। क्या है? इसके दायरे से बाहर है। क्या? उच्च शिक्षण संस्थान इसके दायरे से बाहर है। अब 15(5) में बात करेंगे। 15(5) में उल्लेखित है कि जो उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आरक्षण, किसमें? उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आरक्षण किसमें? 15(5) में उल्लेखित है। उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए क्या किया गया? आरक्षण। प्रवेश के लिए क्या किया गया? आरक्षण। और ये कौन सा संविधान संशोधन है?
ये संविधान संशोधन है 93वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 2005 में। कब हुआ? 2005 में। कब? 2005 में। किसके अंतर्गत किया गया ये प्रावधान? 93वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? ये हुआ था 2005 में। कब हुआ? ये हुआ 2005 में। 93वें संविधान संशोधन के तहत प्रावधान किया गया कि जो उच्च शिक्षण संस्थान में उनमें प्रवेश के लिए क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। अब इससे आगे अपन पढ़ लिया विभेलो, विधि के समक्ष समानता, वे से भेदभाव नहीं होगा। अब आते हैं बात लो से क्या होगा? लोक नियोजन। क्या होगा? लोक नियोजन में अवसर की समानता। क्या? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और ये अनुच्छेद कितना पढ़ेंगे अपन? अनुच्छेद नंबर 16। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 16। लोक नियोजन में किसकी समानता? अवसर की समानता। इसमें भी यही है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति या वंश के आधार पर किसी भी सरकारी नौकरी में अपन उसे बाहर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? बाहर नहीं कर सकते। किसी भी मापदंड के आधार पे उसे अपन बाहर नहीं कर सकते। ये किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद नंबर 16 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 16 में। अब अनुच्छेद 16(2) में क्या उल्लेखित है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नौकरी में अपात्र नहीं हो सकता। समझ रहे हो? उसका जन्म कहाँ हुआ है, किस कास्ट का है, वो किस धर्म को मानता है, ये सब चीजें सरकारी नौकरी में डिपेंड नहीं करती। चाहे वो किसी धर्म का हो, कहीं रहता हो, अपन को वो मतलब नहीं है। ठीक है? तो उनके लिए भी क्या किया गया है? विशेष प्रावधान किया गया है। क्यों? कि उनको अपन अपात्र नहीं मान सकते। क्या नहीं मान सकते? अपात्र। तो कोई नागरिक 16(2) में धर्म, मूल, वंश या जाति के आधार पर क्या नहीं होगा? अपात्र नहीं होगा। क्या नहीं होगा? अपात्र नहीं होगा। ये उसे किसी सरकारी नौकरी में जाने के अवसर से दूर नहीं रखा जा सकता। ठीक है? ये किस में पढ़ा अपने? अनुच्छेद 16(2) में। अब इससे आगे बात करते हैं अनुच्छेद 16(4) में। क्या है? राज्य को एक शक्ति प्रदान की गई है। क्या? राज्य को एक ऐसा पावर दिया गया है जिसके अंतर्गत वो अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्या कर सकता है? आरक्षण प्रदान कर सकता है। क्या कर सकता है? आरक्षण प्रदान कर सकता है। और वो भी किसमें? लोक नियोजन। यानी जितनी भी सरकारी डिपार्टमेंट है या जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें क्या कर सकता है? आरक्षण प्रदान कर सकता है। उसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 16(4) में। क्या उल्लेख है? कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर वो गरीब है या अन्य पिछड़ा वर्ग, मतलब समझ रहे हो? ओबीसी, ओबीसी का कोई कैंडिडेट है, ठीक है, उसको अगर सरकार चाहे तो एक कानून बनाकर उसे क्या कर सकती है? विशेष प्रावधान कर सकती है, विशेष छूट कर सकती है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि वो आरक्षण प्रदान कर सकती है। और ये शक्ति किसको प्राप्त है? ये शक्ति प्राप्त है राज्य की सरकार को। किसको? राज्य की सरकार को। और ये किसमें प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 16(4) में। किसमें? अनुच्छेद 16(4) में। इसमें देखो अनुच्छेद 16(4), राज्य को शक्ति प्रदान है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए या फिर पिछड़ा वर्ग के लिए किसका प्रावधान कर सकती है? आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। किसका प्रावधान कर सकती है? आरक्षण का प्रावधान कर सकती है सरकार। समझ गए मेरी बात? अपनी बात समझ में आ गई? अब इससे आगे अपन बात करते हैं आरक्षण के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी। आरक्षण के लिए कौन कौन सी कमेटी बनी? एक कमेटी बनी
काका कालेकर आयोग। कौन सा आयोग? काका कालेकर आयोग। और ये आयोग कब बना? ये आयोग बना 1953 में। क्या बना? 1953 में। और इसमें सिफारिश की गई आरक्षण की, और उसको किसने? राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया। किसने? राष्ट्रपति ने रिजेक्ट कर दिया। तो क्या था? काका कालेकर आयोग। कौन सा आयोग? काका कालेकर आयोग। और इसको किसने रिजेक्ट कर दिया? राष्ट्रपति द्वारा निरस्त कर दिया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति। और ये कब हुआ? 1953 में। कब था? 1953 में। ठीक है। अब इससे आगे बात करते हैं। एक आयोग था मंडल आयोग। क्या था? मंडल आयोग। और उसका गठन कब हुआ? 1978 में। कब? 1978 में। अगला देखो, वो भी किसकी बात कर रहा था? आरक्षण की। मंडल आयोग। इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ 1978 में। कब हुआ? 1978 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया? इस मंडल के अध्यक्ष थे वो इसी के नाम पे है, बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। कौन थे? बीपी मंडल। जाति को पिछड़ापन के आधार पर नौकरियों में 27% सीटों का प्रावधान। कितने? 27% सीटों का प्रावधान किया गया था। कितनी? 27% सीटों का प्रावधान किया गया। कौन से आयोग में? मंडल आयोग के तहत 1978 में जाति को पिछड़ापन के आधार पर उसमें 27% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसमें किया गया? मंडल आयोग में। और कब? 1978 में। कितनी परसेंट सीटों को रिजर्व किया गया? 27% सीटों को क्या किया गया? रिजर्व किया गया। किसके तहत? मंडल आयोग के तहत। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वीपी मंडल। कौन थे इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष थे वीपी मंडल। अब एक बात स्पेशल आती है, नोट करके लिखना। उसमें क्या उल्लेख किया गया है कि 1991 की बात है। कब की? 1991 की बात है। और उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इसमें क्या किया गया कि पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं ना, या फिर जो उच्च जातियों के लोग थे, उनके लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किस किस के लिए? जो पिछड़े वर्ग के या उच्च जातियों के जो लोग हैं, उच्च जातियों के लोग हैं, उनके लिए 10% किसका? आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसे उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। क्या कर दिया? उच्चतम न्यायालय ने अमान्य घोषित कर दिया। ये बात कब की है? 1991 की। और उसमें पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्ग, किसके? पिछड़े वर्ग व विशेष रूप से उच्च जातियों के लोग हैं ना, विशेष रूप से उच्च जातियों के लिए कितने? 10% आरक्षण की बात की गई। कितने परसेंट? 10% आरक्षण की मांग की गई। और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? खारिज कर दिया। क्या कर दिया? इसे खारिज कर दिया। इंपॉर्टेंट बात है। कब की बात है? 1991 की। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पिछड़े वर्ग के लिए व विशेष रूप से उच्च जातियों के जो लोग होते थे उसके लिए क्या किया गया था? 10% आरक्षण की मांग की गई थी। और उसे क्या कर दिया गया? उसे क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 103वां संविधान संशोधन होता है। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 103वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया? इसके तहत विशेष रूप से पिछड़े हुए उच्च जातियों के जो लोग थे उनके लिए क्या किया गया? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन कब किया गया? 2019 में। कब किया गया? 2019 में। कब किया गया? 2019 में। और इसमें क्या प्रावधान किया गया कि जो उच्च जातियों के विशेष रूप से पिछड़े लोग हैं ना, उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई। कितने परसेंट? 10% आरक्षण की
बात की गई। विशेष रूप से उच्च जातियों के लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितने परसेंट? 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब अगर बात करते हैं आरक्षण की, तो अब समझो आरक्षण की किसको कितना आरक्षण प्रदान किया गया है, कितना आरक्षण प्राप्त है। अगर बात करें अपन एससी की, तो एससी का राजस्थान में अगर आरक्षण की बात करें तो कितने परसेंट प्राप्त है? 16% प्राप्त है। और अगर बात करें केंद्र की, तो केंद्र में कितना परसेंट प्राप्त है? 15%। कितना? 15%। अगर बात करें एसटी की, किसकी? एसटी की, एसटी को राजस्थान में कितना आरक्षण प्रदान है? तो वो है 12%। कितना? 12%। अगर बात की जाए केंद्र में या भारत में, तो उसको कितना प्रदान है? 7.5%। कितना? 7.5%। अगर बात की जाए ओबीसी की, किसकी? ओबीसी की, तो राजस्थान में उसे कितना परसेंट प्राप्त है? 21%। और जिसे अभी वर्तमान में अपने गहलोत सरकार द्वारा एक प्रावधान लाया गया है, जिसमें इसको बढ़ाकर कितना? 27%। जितना राज्य में है उतना ही क्या केंद्र में करने का प्रावधान है, जो अभी तक हुआ नहीं है, शायद हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो एससी को, एससी, एसटी और ओबीसी, ये कहाँ है? राजस्थान में। और ये कहाँ होगा? केंद्र में या भारत में। इसको कितना परसेंट प्राप्त है? इसको राजस्थान में एससी को 16% और केंद्र में 15%। एसटी को राजस्थान में कितना परसेंट प्राप्त है? 12% और केंद्र में कितना? 7.5%। कितना? 7.5%। और अगर बात की जाए ओबीसी, ओबीसी को वर्तमान में कितना? 21% प्राप्त है। और एक प्रावधान है जिसके तहत कितना किया जाएगा? 27। जितना जितना केंद्र में है उतना ही किया जाएगा, शायद वो अभी लागू हो भी जाएगा। ठीक है। और ये केंद्र में इसको कितना प्राप्त है? 27%। ठीक है। तो आज अपने अनुच्छेद कितने कितने पढ़े? 14, 15 और 16। विधि के समक्ष समानता, भेदभाव नहीं होगा और लोक नियोजन के अवसर, इतना पढ़ लिया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। 16 से आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।